अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 19 F7 का स्टार्ट हो गया जी। आज हमने IS 37 10 इसको करना है इंशाल्लाह। 37 आज स्टार्ट हो जाएगा, IS 10 फिर कल करके ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में अभी एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये मैं ख़ुद करवाऊँ। तो लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना रह गया था। सॉल्व तो हमने कर लिया था। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, सवाल याद है? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट थी अच्छा, इस पूरे हैंड आउट में आपसे शायद यही नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। फिजिकल में एक स्टूडेंट जो मुझे कह रहे हैं आज एक ही हैं, बारिश बहुत है लाहौर के अंदर, तो जेड़े है सन वो भी नहीं आए। खैर, बाकी सारे सवाल आपसे खुद हो जाने थे। शायद ये थोड़ा टफ होता, लेकिन चूँकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दोनों। IS 21 क्या कहता है? मॉनेटरी, उसकी यार समरी भी बनानी थी। चलो, मॉनेटरी आइटम, थोड़ा 5-10 मिनट और लगेंगे सोच से। मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे, नॉन मॉनेटरी को नहीं करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और PPE एक्सेप्शन है अगर फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल में, ठीक है, क्योंकि इनको रीट्रांसलेट तो नहीं कर रहे, लेकिन ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, रिवैल्यूड अमाउंट पे लेके जा रहे हैं, तो उस दिन की वैल्यू है तो उस दिन का रेट, तो ऑटोमेटिकली वो उस दिन की एक्सचेंज रेट पे भी आ जाते हैं। ये एक्सेप्शन थी। खैर, 13वें में PPE था जो ख़रीदा था, और उसके बाद कुछ उधार था जो फिर बाद में पे कर दिया। PPE हमारे पास आ गया, उसको हमने डेबिट किया और ईयर एंड पे रीवैल्यू भी कर लिया था। हमारा फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है, एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 19। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो मेरी इस वर्किंग का कमाल ये है, आप लोगों की इस वर्किंग का कमाल ये है कि यहाँ से आपको ए रिक्वायरमेंट मिल गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 856 पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टोटल चार्ज और क्रेडिट। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम इन PNL। लेकिन कह रहा है नेट कर दो, कोई इनकम है या एक्सपेंस है उनको नेट कर लो। यानी लेट से एक्सचेंज गेन है और उधर से डेप्शन एक्सपेंस है या लॉस है, तो उसने कहा जो एक्सपेंसेस इनकम्स नेट PNL में जाने हैं वो बताओ। अब ये सवाल हमारे सामने आया, इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है एक ये लॉस जा रहा है 15 रुपये का PNL में, दूसरा ये डेप्रिसिएशन जा रही है 4.1 की PNL में, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही है? कोई है देख लो। नहीं, OCI तो नहीं ना, PNL में तो नहीं जा रहा। तो ये जनाब और ये जनाब, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? 19.1। ये जनाब हमारा रिक्वायरमेंट कौन सी है जी? B। तो B रिक्वायरमेंट भी यहीं से पूरी हो गई, 19.1। अगर कोई एक इनमें से इनकम होती, लेट से एक्सचेंज गेन होता, एक्सचेंज गेन होता, दूसरे एक्सपेंस होता, तो दोनों को नेट कर लेते। नेट में इनकम है या एक्सपेंस है फिर वो बता देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, बल्कि यूँ लिख दूँ मैं, ये मैंने कैसे बनाया, 15 का भी एक्सपेंस है प्लस 4.1 का भी एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? व्हाट इज द टोटल क्रेडिट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव। अब टोटल क्रेडिट OCI में कह रहा है, तो टोटल का टोटल क्रेडिट ये है ना जी, ये 40.9, ये PNL के अंदर नहीं गया जो, ठीक है। ये कौन सी रिक्वायरमेंट आ गई हमारी? अच्छा, मैंने नीचे वाले 40.9 को नहीं लिया, ये तो क्लोजिंग है। अगर कुछ ट्रांसफ़र हो गया होता तो वो फिर क्लोजिंग बन जाता। OCI के अंदर तो फॉर द ईयर 40.9 जाता है ना, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर C आ गई। अब गौरतलब बात यह है कि जब हमने इस प्लांट को ख़रीदा था तो रेट था 164 एक्सचेंज रेट, और जब रीवैल्यू कर रहे हैं तो 168, यानी कुछ एक्सचेंज गेन भी आया है। लेकिन वो एक्सचेंज गेन भी इसके साथ ही चिपक कर OCI में चला गया है। असल में ये रीवैल्यूएशन गेन है जिसके अंदर ही वो साथ ही मिक्स होकर चला गया, क्योंकि रीट्रांसलेशन की तो ज़रूरत की इजाज़त थी ही नहीं इस एसेट। सही है ना? तो पूरा का पूरा ही OCI में गया, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से एक्सचेंज अलग करके एक्सचेंज गेन या लॉस अलग करके PNL में ले जाना। नहीं, क्योंकि रीमेजरमेंट रीट्रांसलेशन तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर सिर्फ मॉनेटरी की होती है, नॉन मॉनेटरी की तो होती नहीं है। ये तो हमने दरअसल रीवैल्यूएशन की है, तो रीवैल्यूएशन गेन जहाँ जाता है वहीं पे एक्सचेंज डिफरेंस भी साथ ही चला जाएगा।
ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चूँकि गेन लॉस ही पीएनएल में जाता है तो उसके साथ ही वो भी गेन लॉस पीएनएल में ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट इज नहीं सेकंड लास्ट, इसका क्या आंसर आया जी? इसका आंसर आया 40.9, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एट विच अमाउंट पेबल्स फॉर पीपीई शैल बी प्रेजेंटेड ऑन 30 सितंबर। तो पेबल्स 30 सितंबर पे किस पे पड़े होंगे? ये 630, जब उठा के यूँ ले जाते हैं, ये उठा के इस पे ले गए, 15 से बढ़ाया है, तो पेबल बैलेंस शीट में पड़े होंगे 630, ठीक है। ऐसे ही आपका एमसीक्यू बनना है। ये जो IS-21 से मिसाल के तौर पे आपका केस वाला सवाल आ जाए, यही सवाल आपका केस सिनेरियो बन जाए, उसमें 5 MCQs होंगे, ऐसे ही होंगे, तो ये उसकी प्रैक्टिस चल रही है और क्या। अब वहाँ से जाके करो केस सिनेरियोज, ऐसे ही बनेंगे और कहाँ से आने, इससे आसान ही होंगे, ठीक है। ये वाले ट्राई किए थे, ये अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये जो आपके IS-21 के जो सवाल हैं, अभी होमवर्क नहीं दिया था मैंने दे तो दिए थे गालिबन। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये वाले 69-73 किए थे ना, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 5 और ये 5, ये इसी तरह के होंगे जैसा ये सवाल है, ठीक है ना। एक सिनेरियो बना हुआ है, नीचे 5 है ना नीचे, तो ये इसी तरह के होंगे, इससे आसान होंगे इंशाल्लाह, ट्राई करो। नेक्स्ट, फॉर दिस पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट अज्यूम कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। ओ एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान यहीं पर पड़ा होता, ये रीवैल्यू ना हुआ होता, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ई आ गई। ABCD कौन सी है? D 630 थी, 630 क्या है? अच्छा, ये मेरी डी रिक्वायरमेंट आ गई, और ये है जनाब ई रिक्वायरमेंट 819.9, 815.9, 815.9। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ ना होता तो रीट्रांसलेट तो नहीं करना था, फिर 815.9 पे नजर आता। गॉट इट? सही हो गया। चलें जी, अब ये सवाल भी फटाफट कर लें, ठीक है। ये सवाल पता नहीं क्यों मसला कर रहा था, तो लेट्स सी। हमने IS-40 तो किया हुआ है, मिक्स हो गया IS-21 साथ, IS-16 किया हुआ था, मिक्स हो गया IS, जो भी अब आगे पढ़ूंगा उसमें मैं IS-21 मिक्स कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि पढ़ा दिया IS-21, ठीक है। ओके, KL परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन US फॉर $2.6 million। KL इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, तो अब पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है तो हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? पाक रुपीज़। ओके, नेक्स्ट जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है बड़े टाइम पे आए हो। ये सवाल की सिर्फ रिक्वायरमेंट हमने एड्रेस की है और हम ये सवाल करने लगे हैं। पाक रुपीज़ जनाब हमारी फंक्शनल करेंसी है और ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। KL परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन US फॉर $2.6 million। 10% advance payment was made on 1st May and 70% was made on 1st July on transfer of title and possession of property and remaining was paid on। अब ये वही केस बन गया, पहले एडवांस है, फिर उसके बाद एसेट आ रहा है जब हमारे नाम हो रहा है और हमें कब्जा मिल रहा है, और फिर बकाया पैसे। जैसे मैंने क्वेश्चन 10 था ना गालिबन, ये 10 करवाया, वो IS-16 वाला था, ये IS-40 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा हुआ आपको, जब भी इस तरह का मामला हो तो सबसे पहले आपने स्केड्यूल बनाना है रीपेमेंट वाला, ठीक है। तो डॉलर्स के अंदर आप ये बना लें, 1 मई 17 पर आपने 10% 2.8 का पे करना है, ऐसे ही है 2.6, ओके 2.6 जी। 10% कितना बनता है? $1 million जी, 0.26 million, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है जी जिस दिन पोजेशन मिलना है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 17 को हमने बकाया, तो 2.6 इंटू 70 देना, बकाया अभी भी नहीं देना, कितना? 1.82। अब देखो ना ये कितना ज़रूरी था, इस वर्किंग को करना कितना ज़रूरी था। एकदम से सब कुछ आसान हो जाता है, डेट भी मिल गई, अमाउंट भी मिल गई। इसलिए कहा था जब कभी टुकड़ों के अंदर इस तरह से हो और यूं सवाल के अंदर खुद वो तोड़ के ना दे ये स्केड्यूल, तो आप खुद बना लेना। इसीलिए मैंने इस सवाल में भी ये बनाकर दिखाया था आपको
और इस सवाल में बना रहे हैं। अब बाकी का पेएबल है तो उसके साथ डेट डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 17 पे, और बकाया अमाउंट अच्छा वो भी इसी साल में पे हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो आसान हो गया और ज़्यादा। तो 1 अगस्त 17 पर बैलेंसिंग लिख दो बस 0.52। ठीक है जी। तो ये वर्किंग एक लाजमी वर्किंग हमने बना लिया अपने लिए। ठीक है, इसके अंदर मेरी जो ट्रांजैक्शन थी उसका टोटल आ गया 2.60 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चले बहरहाल वर्किंग 1 मैंने की इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट वैसे क्या है, आपके सवाल के रिक्वायरमेंट तो MCQs होते हैं, जिससे ये मैंने भाई को बताया कि इस तरह के सिनेरियोज आते हैं ना, केस स्टडीज इस तरह की आती हैं। केस स्टडी बनी है, नीचे 5 MCQs है। IS 21 के ट्राई किए थे घर जाके? क्या किया था? ना जाते फिर 11 बजे जाने की क्या ज़रूरत, घर वाले निकाल ही देते फिर तुम्हें। अच्छा हाँ, क्या करते रहे? अच्छा अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कहानी तो मैंने स्केजुअल की शक्ल में लिख दी। ठीक है, अब इसके लिए रेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और US डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है। 1 किसका लगा हुआ है? US डॉलर के साथ, इसलिए मल्टीप्लाई वाला केस है। ठीक है, अच्छा यकम मई भी मुझे ज़रूरत है, यकम जुलाई भी, यकम अगस्त भी, पता नहीं यकम सितंबर 31 दिसंबर का क्या करना है बाद में देखते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं। चलो आगे भी पढ़ लें। ऑन 1 सितंबर 17 KL rented out this property at an annual rent of $0.24 million for 1 year। और अगली मुसीबत क्या है, सारा का सारा अमाउंट रिसीव कर लिया है एडवांस में। अब ये तो डॉलर आ गए, ठीक है, लेकिन ये आप पे लाइबिलिटी होगी। एक्रूवल तो पड़ा हुआ है ना, लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने पैसे एडवांस में ले लिए, अभी सर्विसेज आपने देनी है। ठीक है, अच्छा KL uses fair value model for investment property on 31 दिसंबर 17 इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने फेयर वैल्यू लगाकर बताया है कि 2.5 मिलियन डॉलर पे ये प्रॉपर्टी पहुंच गई। अब ये दो चीज़ें थी, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो अलग है, और दूसरा उसको रेंट पे दिया है तो रेंटल एग्रीमेंट अलग है। दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको याद होगा बताया था आपको कि जब कभी, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट जनरल एंट्रीज करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मई 2017 नहीं 17 पर मैंने पहली जनरल एंट्री की, एडवांस पे किया है मैंने, एडवांस डेबिट, कैश मेरी जेब से निकल गया, कैश क्रेडिट। ठीक है जी, अब कितने मिलियन डॉलर्स का एडवांस पे किया है? 0.26 मिलियन डॉलर्स, और मल्टीप्लाई वाला केस है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, और रेट है हमारे पास यकम मई पे 100 रुपया। ठीक है, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जी, 26 से ये एंट्री हो गई। डॉलर्स इन मिलियन कर रहे हो, नहीं रुपीज़ इन मिलियन कर रहे हो, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। सॉरी, आज वाले सवाल फिर डॉलर वाले थे ना, IS 37 वाले, तो इसलिए ये तो डॉलर ही हैं, इनको कन्वर्ट कर लिया ना अब रुपीज़ में ये, तो फिर रुपीज़ इन मिलियन बन गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी हमें किस दिन पोजेशन मिल गया और हमारे नाम किस दिन ये प्रॉपर्टी हो गई? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 17 मुझे एंड पे तुमने बताना है कि क्या चीज़ अड़ी थी इसमें। आपने ट्राई किया, ये भी नहीं किया, रेस्ट मारा है कल, है ना। अच्छा जी, तो 1 जुलाई को आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन आपको मैंने बताया था जब कभी एडवांस आ जाए, बल्कि एडवांस ना भी हो, कैश और पेबल भी हो, तो मशवरा मैंने क्या दिया था, इसको बैलेंसिंग निकाला था। ठीक है, अच्छा जी, अब मज़ीद कैश सबसे पहले क्या करना है? हाँ, एडवांस को एज इट इज़ उतार लो। एडवांस को लाल रंग से उतारा था मैंने ऐसे कि इसको कुछ नहीं कहना आपने, एज इट इज़, एज इट इज़। ये तो किसी एक्सचेंज रेट से इफेक्ट होने वाली चीज़ नहीं। बाकी कुछ कैश मज़ीद पे किया आपने, वो कितना पे किया, कितने डॉलर्स? 1.82 मिलियन डॉलर्स पे किए। अब जिस दिन पे किए हैं ये यकम जुलाई है, 1 जुलाई को रेट हो गया 105, तो ये वाले डॉलर्स हमें 105 के हिसाब से मिलेंगे जो हमने भेजने हैं। 151, वो 91 होता है, 191.1। ठीक है, 191 फिर बोलो 191।
0.1, ठीक है। बाकी क्या है जी इस दिन, बाकी इस दिन पेएबल है, तो 0.52 मिलियन डॉलर्स पेएबल हैं, और पेएबल इस दिन 105 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया आपने, कितना 54.6, और बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चली गई 271.7। हाँ जी, कुछ तो शफ़ी हुई, यहाँ तक हो गया था या यहाँ से भी आगे, यहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। 273 आया था, राउंडिंग कर दी होगी आपने, यहाँ पे 191 लिखा होगा, यहाँ 55 लिखा होगा, या फिर आपने इस एडवांस को कहीं खुदा ना खास्ता 105 पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगर राउंडिंग नहीं है तो एडवांस को आपने क्या किया उन्हें, हाउ कम, आपने रेट तो नहीं गलत उठा लिया, 105 था। खैर एनीवेज समझ आ रही है, चलो फिर देखना घर जाके अब क्या किया था आपने। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि सारी एंट्री लाइन में आ जाएं। मेरा सवाल शुरू हुआ है यहाँ से, इसके ऊपर सवाल नंबर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक हो गया। अच्छा कंगारू, अच्छा कैंगरू है, चल। अच्छा जी अब बच्चों ये तो होगी प्रॉपर्टी की बात। अगर ईयर एंड पर जाएं तो उसकी फेयर वैल्यू निकलेगी, अगर तो साथ के साथ डेट वाइज ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर अगला काम भी कर ही लेते हैं, ठीक है। और अगर पहले सिर्फ प्रॉपर्टी को फड़काना है, साइड पे करना है, तो वो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो क्या करें, नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा, बीच में एक काम हुआ तो कर देते हैं ना, ठीक है, अच्छा लगेगा, क्या ख्याल है। तो हमने यकम, अब वो काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे कहानी ख़त्म होगी, ये लाइन भी बाद में है ना, तो इसलिए मैं पहले इस लाइन को तरतीब से पढ़ रहा हूँ, तो ये लाइन मैंने पढ़ी, ठीक है। और अब इसी से ही मैंने एंट्रीज करा दी हैं। उसका अगला सवाल बाद में मैं बेसिकली कराना था, कल मैंने पहले ये करा दिया कि इस वर्किंग को करके मैंने एंट्रीज कह दी कर लो, इस वर्किंग को करके भी एंट्रीज कह सकता था आगे, एंट्रीज की बजाय मैंने क्या कह दिया, तो ये आपका सवाल होगा फिर से। लेकिन टॉपिक तैयार हो तो जो मर्जी करे, वो एमसीक्यू पूछे, वो सिनेरियो में डाल दे, वो फाइनल अकाउंट्स में डाल दे, एक्सट्रैक्ट्स तक तो वैसे ले गए हैं चीज़ों को, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी अब क्या हुआ, 1 सितंबर पे रेंट आउट कर दी है बिल्डिंग, और 0.24 मिलियन डॉलर एडवांस में आज ही ले लिए हैं। तो भाई 1 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ 1 सितंबर 17 पर जी कैश आ गया आपके पास, ठीक है, कैश डेबिट। लेकिन इसको आज आप इनकम नहीं बना सकते क्योंकि आपने पूरे साल का किराया, पूरे साल का रेंट एडवांस में ले लिया है, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। डेफर्ड इनकम, एडवांस रेंट, जो भी लिख लें, ठीक है। तो क्या लिखूं, डेफर्ड इनकम कर देते हैं, ठीक है। लव्स डेफर्ड इनकम मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है ना ग्रांट के टॉपिक में। तो डेफर्ड रेंटल, डेफर्ड रेंट, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड रेंट, ज़रा एक जैसा रहता है, ठीक है जी। लेकिन किस पर रिकॉर्ड करेंगे भाई, कितने डॉलर्स रिसीव किए हैं आज, 0.24 मिलियन डॉलर। अब जिस दिन ये रिसीव किए हैं उस दिन 1/9/17 पर रेट क्या है, ये इधर जंप कर आएगा। यकम अगस्त में भी कुछ हुआ था, ओए रिमेनिंग अमाउंट यकम अगस्त को पे हो गई। अगर डेट वाइज चलना है तो पेमेंट तो करानी थी यार, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, सॉरी सॉरी, मैंने कहा बीच में यकम अगस्त मिस ना हो, वैसे जो मिस हो गया बाद में भी लिख सकता था। तो 1 अगस्त पे क्या किया जी हमने, ये पेएबल को पे किया, तो पेएबल डेबिट वो तो एज इट इज़ आ जाना है 54.6 से, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने कैश लिखना था, ठीक है जी। और फिर उसके बाद किधर गया जी, कैश क्रेडिट करना है आपने। अब कितने पे किए हैं आपने, 0.52, और इस दिन क्या रेट था जी 108, तो 108 के हिसाब से आपने पेमेंट की कितनी, अब 56.1, और बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आ रहा है, तो पीएनएल में आपका एक्सचेंज लॉस आ गया। यही गलती थी जी, 1 पॉइंट, अच्छा नहीं वो तो पहले पेएबल बुक हुआ है, उसके बाद फिर पे हुआ है ना जी, ठीक है, तरतीब से चलाया था वैसे मैंने,
चीज़ों को। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एंट्रियां पूरी हो जाएं आज के दिन में मेरी यहाँ पर। पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ तक, जान दो उस्ताद जी, जान दो। हाँ जी चलें, उसके बाद अब आपकी वो ट्रांजैक्शन आ गई कि आपने रेंट रिसीव कर लिया, और ये यकम 9 को डॉलर्स आए हैं, 110 के हिसाब से इसको बुक करें आप तो क्या आता है 26.4। ओके, कम से कम बच्चों की कैलकुलेशन सही होगी। हालांकि मेरे पहले लेक्चर में ही ACCA का पहला ऑफिशियल लेक्चर और कैलकुलेशन एरर हुआ था। बिस्मिल्लाह कैसी हुई थी चेक कर लो हमारी। लेकिन हम तुंदिए बादे मुखालिफ से नहीं घबराते, ठीक है, और ना ही हमने कभी कोई पर्दा रखा है, जो है सो है ना जी, ठीक है, अच्छी चले। लेकिन वो याद दिलाता रहेगा आप इंशाल्लाह, लेक्चर पढ़ा है ऑन रिकॉर्ड कि आपने क्या किया था। अच्छा जी, अब आता है जनाब आपका ईयर एंड 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर पे अब 2 काम होने हैं। पहला काम क्या होना है, पहला काम क्या होना है, पहला काम तो यहीं पर आसान सामने नज़र आ रहा है, क्या कर लो, ये डेफर्ड रेंट एक लाइबिलिटी होती है, तो जितनी सर्विस दे ली, अब यकम सितंबर पे तो सारी की सारी सर्विस देनी थी, तो सारी लाइबिलिटी, लेकिन ईयर एंड तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की सर्विसेज आप दे चुके हैं, तो उसको डेफर्ड इनकम डेबिट करके इनकम P&L में क्रेडिट कर दें। तो ये ज़बरदस्त सवाल था, ये इतना कम्प्रीहेंसिव सवाल है कि चस आ गई मुझे, ठीक है। और इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, भाई इनकम लिख दूँ, सिर्फ इनकम लिख दूँ। अब इसमें कोई चक्कर नहीं है कि जी हमने इसको फिर को रीट्रांसलेट करना है, हमारी एक लायबिलिटी है, हम बस वो उसी को इनकम बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4/12 यहाँ पे कौन सा फॉरेन करेंसी आ गया, हमने एक लायबिलिटी बुक की थी, जितनी सर्विस दे दी उतनी इनकम बना ली, तो कौन सी फॉरेन करेंसी, वैसे भी ये एडवांस में पैसे आ गए हैं। तो अब इन $0.24 मिलियन का कोई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क ही नहीं रह गया, पैसे जो आ चुके हैं, ठीक है। खैर, तो ये भी फिर क्या हुआ, एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। जैसे एडवांस आपने दिया तो नॉन मॉनेटरी था एसेट, ऐसे ही एडवांस आपने लिया तो नॉन मॉनेटरी है लायबिलिटी, मॉनेटरी नहीं। अगर पड़ा होता जितनी को जो बाकी रह जाएगा, जो बाकी रह जाएगा उसको क्या करें, एज इट इज पड़ा रहेगा, उसको रीट्रांसलेट नहीं करना, लायबिलिटीज में पड़ा रहेगा, ठीक है। लें जी 8.8, मेरा तो दिल कर रहा है इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए, पता नहीं मांगे उन्होंने कि नहीं, मांगे हैं तो बनाएंगे। ओए होए होए, फिर तो अखीर होगी, फिर तो इस सवाल ने सारी ही मसले कवर कर लेने। और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं दोनों, PPE और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये समझ आ जाए तो फिर बाकी रह क्या जाता है, ठीक है। और लास्ट में अब क्या रह गया है जी, लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाना है। तो उसके लिए भाई मैंने आपको एक छोटा सा टिप दिया था कि मेहरबानी करना लेजर बना लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेजर की एक वर्किंग कर लो, ज़रा आसानी हो जाती है। वैसे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ गया तो और मसला हो जाता है, फेयर वैल्यू भी है, एक्सचेंज गेन लॉस भी है। तो एक काम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिखाया था, काम यहाँ भी दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लिखा कि जी ये मेरा फेयर वैल्यू मॉडल पे है, और मैंने 1 जुलाई पर, ये जो डेट है बस इसी दिन 1 जुलाई 2017 पे मैंने एडिशन लिख लेना है। और ये मैं अब दोबारा से क्या करूँ, ये किया तो हुआ है, ये 271.7 से मैंने इस वर्किंग को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहली एंट्री में मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो 271.7 डन हो गया। अब डेप्रिशिएट करें इसको, नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन जो पढ़ा हुआ वो भूलना नहीं है, जो पढ़ा के आ रहा हूँ भूलने दूंगा भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 पर कैरी डाउन जब निकालना था, तो अब यहाँ पे मसला आया, फेयर वैल्यू मॉडल है तो 31 दिसंबर 17 वाली फेयर वैल्यू पर ले जाओ। अब पहले क्या था 2.6, अब हो गया 2.5, शायद लॉस आ रहा है, शायद लॉस आ रहा है, शायद रेट बढ़ जाए, हमें अब इससे परवाह ही नहीं है। हमने बस ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पर ईयर एंड वाला रेट लगाना है, जो भी है एक्सचेंज गेन है चाहे लॉस है, वो जहाँ पे इस गेन लॉस ने जाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गेन लॉस कहाँ जाता है, तो इधर ही जाएगा, क्योंकि रीमयरमेंट नहीं है, रीट्रांसलेशन नहीं है, ये फेयर वैल्यू मयरमेंट है IS 40 की। जैसे इधर यहाँ पे मिसाल के तौर पे लॉस आ जाता, ठीक है, यहाँ पर लॉस आ जाता, एक्सचेंज वाला लॉस भी आ जाता, ठीक है, या फेयर वैल्यू लॉस होता और दूसरा गेन होता, तब भी अब सरप्लस के अंदर रिवर्स, ये ट्रीटमेंट वही है जो IS 16 के अंदर चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। चले खैर, यहाँ पे तो होगा।
$2.5 मिलियन हो गए और रेट है 116, 290। अब 290 पे आ गया तो अगेन है तो इंक्रीज ही। अब ये इंक्रीज कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और ये गेन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ गेन है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज है 18.3। ये बैलेंसिंग फिगर जी, मैंने यही लिखा है, ये देखो। हालांकि आप गौर करें तो फेयर वैल्यू पे तो लॉस आ रहा है, एक्सचेंज रेट की वजह से गेन बना है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसकी रीट्रांसलेशन नहीं थी, ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट है जिस वजह से गेन आया। तो इसका नाम मैंने क्या रखा है? फेयर वैल्यू। ठीक है, वो लड़ाई को नहीं जाना, इसने भी पीएनएल में था। बोलो 18.3। ठीक है जी। तो जनाबे वाला आपका सवाल हो गया ख़त्म। एक्सट्रैक्ट्स बस रह गए, इंशाल्लाह अभी बना लेते हैं। ठीक है, तो 18.3 की एंट्री करवाओ जी। बोलो 31 दिसंबर पे एक और एंट्री हो गई क्या? मैं सारा कुछ इसीलिए करवा देता हूँ कि वो जहाँ मर्जी पूछे, एमसीक्यू पूछे हम तैयार, सिचुएशन डाले हम तैयार, एक्सट्रैक्ट्स में ले जाए, मतलब फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट डाल दे। हर एडजस्टमेंट ने फाइनल अकाउंट में फिट हो जाना है, या कंसोलिडेशन में या कैश फ्लो में। तो बैलेंस शीट में पहुंचा हुआ है तो कैश फ्लो भी वहीं से बननी, और अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचाया हुआ है तो कंसोलिडेट भी वहीं से बननी होती है। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह कहीं पे, बस रेशो रह जाएगा फिर है। तो रेशो भी तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही इंटरप्रिटेशन होती है। तो बहरहाल हर 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 टॉपिक में हम एंड तक सीख रहे हैं चीज़ें, बस सीखते रहना और दुआ करते रहना, मुझे भी हिम्मत मिली रहे, थकूँ ना किसी वक्त। बड़े बड़े थके हुए वैसे आप कहते होगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट वर्किंग टू से ये फिगर आपने उठाई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन है ये, मैंने जान के फिर लिखा। ठीक है, तो ये जनाब कितना? 18.3। ठीक है जी, ले जी। मैंने तो सोचा था IAS 37 जाते साथ ही शुरू करेंगे, लेकिन ये तो गले ही पड़ गया। कैंगरू गले ही पड़ जाता होता है ऐसे ही, है ना? ऑजीज को पता होगा। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट्स रह गए जी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। साल एक ही है जी मेरे सामने। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी है आज आप लोगों की कि आपने एक साल का करवाया काम मुझसे। 31 दिसंबर 17। ठीक है, अब पीएनएल के अंदर क्या क्या जाना है दिमाग में पहले दौड़ाओ। ये वर्किंग देखो जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस जाएगा, फिर फेयर वैल्यू, ये एक्सचेंज गेन लॉस भी जा सकता है, और फिर एक चीज़ रेंटल इनकम भी आ रही है, वो भी जाएगा। ठीक है, तो पीएनएल के अंदर अगर एंट्री वाइज चलना है तो एंट्री वाइज चल लो। वैसे मेरे ख्याल में तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। मुझे फेयर वैल्यू गेन सबसे पहले नज़र आ गया, मैंने यहाँ लिखा 18.3। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब तरतीब से चल पड़े तो पीएनएल हिट हो रहा है। देखो ना, पीएनएल जहाँ पे आना है मुझे इस वक्त क्या चाहिए? पीएनएल। तो ये पीएनएल में एक्सचेंज लॉस आ रहा है। ठीक है जी, कितना? 1.5। अब एक्सट्रैक्ट्स है, नेगेटिव शो कर दो। वैसे लॉस लिख देना भी काफ़ी है एक्सट्रैक्ट्स में, बहरहाल। और उसके बाद आगे चलो तो फिर इनकम के साथ पीएनएल नहीं लिखा मैंने, बहुत माजरत, लेकिन इनकम पीएनएल में जानी है तो रेंटल इनकम आ गई। माजरत, मैंने पीएनएल नहीं लिखा हो वहाँ पे, आप खुद लिख लीजिएगा। रेंटल इनकम 8.8 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद बारी आती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ये एज ऑन 31 दिसंबर 17 बनेगी। तो इसके अंदर मेरे बच्चों नॉन करंट एसेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी जिसके लिए कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन, 290 पे नज़र आ रही है। तो लेजर बना हुआ है। अब उसने बैलेंस शीट कही है तो हम सवाल कर रहे होंगे बड़ा, तो यहाँ से उठा के बैलेंस शीट में लिख देंगे। और अगर उसने एमसीक्यू में पूछा होगा किस वैल्यू पे नज़र आया, तो लेजर बना पड़ा होगा वर्किंग में, उठा के 290 लिख दोगे एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में भी एक चीज़ नज़र आनी है। भला क्या? हाँ, पेएबल तो पे हो गया था, लेकिन डेफर्ड रेंट भी तो है। अब ये डेफर्ड रेंट जो है ये रिकॉर्ड किया था आपने 26.4 पर, और 8.8 इसमें से इनकम में चला गया, तो अभी भी लेंज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, यार इसको थोड़ा बेहतर कर लें हैं, इसकी थोड़ी तस्वीर फिर जो है ना
चैड़ी कर लेते हैं। चैड़ी समझते हो? चैड़ी नहीं, खूबसूरत नहीं, वाइड। तो ये ज़रा पिक्चर में आ जाएगा, फिर नोट करने की जहमत से बच जाओगे। कुछ गुजारा हो रहा है या अजीब सा हो गया? नज़र आ रहा है सही? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर, नाम है इसका कैंगरू, कंगारू, कैंगरू। लें जी, अब पिक्चर बना लें इसकी। ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 है, जनरल एंट्रीज़ हैं और एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। हो तो गया है, मैंने जो किया है, आपने तो ना किया, हो गया है, हो गया है। चेक करो बातें। चलें जी। अच्छा जी, अब ना इसकी समरी अब मेरे जहन में नहीं थी, वो तो बना लेनी चाहिए, छोटी सी चुन्नी सी। अगर इसकी मैं समरी बनाऊं आपके साथ, तो यहाँ पे करके थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 2-3 मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो ये ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांसलेशन डेट और रिपोर्टिंग डेट, रीट्रांसलेशन डेट थी जो, ठीक है, तो ये बातें थी। दूसरा, थोड़ी सी ना बातें कर लेते हैं ज़रा फटाफट। मॉनेटरी आइटम्स 2-4 एग्जांपल्स इसकी लिख देता हूँ, कहीं को मसला ना आ जाए कभी, ठीक है। तो मॉनेटरी आइटम्स क्या हैं जी? कैश या बैंक, खुद बताते खुद मनी, मनी है ये तो, ठीक है। और उसके अलावा सादा बात क्या की थी? मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल कैश में, ऐसा ही है, रिसीवेबल इन कैश। फिर लोन रिसीवेबल, लोन, किसी को लोन दिया हुआ है तो वापस कैश आना है, किसी को गुड्स बेची उधार पे तो कैश आना है। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड वाले पेएबल्स, तो पे करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ट्रेड पेएबल्स। फिर किसी से लोन ले रखा है तो लोन पेएबल, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको एक जुमले में, मतलब एक लफ्ज़ में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल, ऐसा ही है। जनरल फिर बात क्या बन गई कि ये मनी रिसीवेबल होगा या मनी पेएबल होगा, तो ये मॉनेटरी आइटम कहलाएगा। और इसका दूसरा मामला जो है वो क्या है? ईयर एंड पर इसको रीट्रांसलेट करना है। रीट्रांसलेट करो, ईयर एंड यानी रिपोर्टिंग डेट पर रीट्रांसलेट, ठीक है, यानी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है जी नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं वो जैसे इन्वेंट्रीज हैं, एसेट ज़रूर है पर हाँ कैश रिसीवेबल नहीं है, ये तो सेल हो सकता है और कैश में कन्वर्ट होगा। फिर इन्वेंट्रीज हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, इनटेंजिबल एसेट हो गया, जो जो पढ़ लिए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, और जो आपने अभी आगे पढ़ना है बायोलॉजिकल एसेट हो गया, अभी आगे पढ़ना है राइट ऑफ यूज़ हो गया। तो ये सब फ़िलहाल काफ़ी है, ठीक है। ये सब क्या है? ये मनी रिसीवेबल मनी पेएबल नहीं है, ठीक है। ये कन्वर्ट तो हो सकते हैं मनी रिसीवेबल मनी पेएबल में, तो इनको ईयर एंड पर डू नॉट रीट्रांसलेट। ठीक है जी। तो फिर किस्सा मुख्तसर क्या हुआ कि मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट करना है। लेकिन पूरी बात पता है क्या है? पूरी बात इधर अब ये बनती है जो कि हम पढ़ चुके, अगर आपने मॉनेटरी आइटम्स को, जिनमें के बात जाहिर सी बात है इन तीन की ही हो रही है,
इत्तेफाक से, क्योंकि इन्हीं में फेयर वैल्यू मॉडल है। वैसे बायोलॉजिकल एसिड में भी है, फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहा, पढ़ाया नहीं ना हुआ, इसलिए बस गुजारा करो, ठीक है ना। राइट ऑफ यूज़ को भी हम रीवैल्यू कर सकते हैं, मतलब छोड़े फिलहाल। मैं जिनमें ज़्यादा मसला भी सिर्फ किस में आता है, ये पीपीई में आता है और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही आता है। तो बहरहाल जनरल रूल ही लिख रहा हूँ, क्या अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हमने कीप किया हुआ है केप्ट एट कॉस्ट, अगर इनको कॉस्ट पर रखा हुआ है तो फिर असल बात यह है, फिर इनको नहीं रीट्रांसलेट करना। फिर मैं आप पूरी बात आप की है मैंने, डू नॉट रीट्रांसलेट एट ईयर एंड। मतलब अब यूं कर लेंगे ना हम, एट रिपोर्टिंग डेट या एट ईयर एंड, जो भी लिख लें, कि इनमें से जिन पर फेयर वैल्यू मॉडल है वही कॉस्ट या फेयर वैल्यू में से ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है जी, इन नॉन मॉनेटरी आइटम्स में ये होता है कि इनको हम कभी कभार फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख रहे होते हैं। तो इफ़ केप्ट एट फेयर वैल्यू मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल है ना आपका IAS 40 में और रीवैल्यूएशन मॉडल है आपका IAS 16 में, ठीक है। तो इफ़ केप्ट एट फेयर वैल्यू मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर रीट्रांसलेट करो। हालांकि ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन रीट्रांसलेट करें व्हेन एवर इसको आप फेयर वैल्यू को मैयर करते हो। व्हेन एवर फेयर वैल्यू इज़ मैयर्ड, तो इसको रीट्रांसलेट करो, यानी कि उसको उस फेयर वैल्यू जिस दिन ले रहे हो उस फेयर वैल्यू वाले दिन के रेट पे इसको ले लो, ठीक है। अच्छा, डेफर्ड ग्रांट क्या है? लाइबिलिटी है ना, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? हाँ, पेएबल है, हाँ पेएबल है। डेफर्ड ग्रांट पेएबल है, डेफर्ड ग्रांट पेएबल है। ऐसे ही एडवांस रेंट जैसे पेएबल है, और छुट्टी मनाओ, है ना भाई। डेफर्ड ग्रांट जो है ये अमोर्टाइज होके इनकम बनती थी, पैसे तो पहले दिन आ गए होते थे। मैंने रेंट भी नहीं, पेएबल नहीं कहा, मैंने कहा डेफर्ड ग्रांट एक लाइबिलिटी है। मैंने कहा ये एक लाइबिलिटी है, मॉनेटरी है, आपने कहा यस। देख लो, और तुम छुट्टी करो हैं, और तुम काम ना करो। चलो यार, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में इसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ और इसमें बच तो नहीं गया? चले, पार्ट 2 शुरू कर लेना चाहिए, चले शुरू कर लें।